हेलो गाइज, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर क्लास। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा एबीजी, शोक और सीजर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज वैसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लिनिकल सेटिंग का, जिसका अपन बोलते हैं बर्न। बर्न एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेज आपको देखने को मिलते हैं, छोटे माइनर बर्न से लेके मेजर बर्न तक। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बर्न क्या होता है, किस प्रकार से इसकी इंडिया के अंदर एपिडेमियोलॉजी है और क्या इसके कारण है और किस किस टाइप के जो है वो क्लासिफिकेशन अपन बर्न के करते हैं। तो बर्न के बारे में जानते हैं आज की क्या होता है बर्न। तो बर्न जो है वो है आपकी स्किन या फिर दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर एक इंजरी है, जो कि किन कारणों की वजह से हो सकती है। हीट की वजह से, एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, कोल्ड की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर ठंडे जो है वो पानी या फिर ठंडे जो वातावरण है उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, या फिर रेडिएशन, या फिर केमिकल कुछ एसिड या फिर एल्कलाई जैसे केमिकल। ये सारे जो है वो क्या कर रहे हैं आपकी स्किन के अंदर या फिर आपके बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर इंजरी को कोज कर रहे हैं, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, बर्न बोल रहे हैं। तो बर्न क्या है, अपनी स्किन के ऊपर एक डैमेज है या फिर एक इंजरी है जो स्किन में हो सकती है, बॉडी के दूसरे टिश्यूज जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, मसल हो गई, उनमें इंजरी कर रहे हैं। और वो जो फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं, पानी हो सकता है, गर्म रेडिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट का झटका हो सकता है, कुछ केमिकल एसिड या एल्कलाई हो सकते हैं, कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ हो सकती है। ये सारे कारण क्या कर रहे हैं, बर्न को कोज कर रहे हैं। अब बर्न के केसेज जो है वो डेली लाइफ के अंदर आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं या फिर क्या इसके जो है वो इंडिया के अंदर मेन कारण है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी आपके यंग फीमेल्स हैं या फिर जो बच्चे हैं या फिर जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो बर्न के केसेस देखने को मिलते हैं। लेक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मान लो, या फिर प्रॉपर जो स्पेस है वो नहीं होने की वजह से, चाहे किचन्स में देख लो या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर देख लो, उनमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो यंग एज पॉपुलेशन है या फिर यंग मेल्स हैं, जो कि अपने ऑक्यूपेशन की वजह से या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से जो है वो बर्न के शिकार होते हैं। तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ वर्ल्ड मोर्टेलिटी, मतलब दुनिया की 20% मोर्टेलिटी जो है वो इंडिया से आती है बर्न की वजह से। जैसे कि इंडिया, अगर वर्ल्ड में आप देखें 100 लोगों की मौत अगर होती है, जैसे पर डे मान लो अगर 100 लोगों की मौत होती है, तो उसमें 20 लोग जो है वो इंडिया से आते हैं। तो ऐसे अगर अपन टोटल मिला के बात करें तो हर साल इंडिया में डेथ हो जाती है 1.4 लाख लोगों की, मतलब 1.4 लाख या 1,40,000 लोगों की पर ईयर बर्न की वजह से इंडिया के अंदर डेथ हो जाती है। और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो संख्या में क्या हो जाते हैं, लोग डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। और वो उनकी संख्या कितनी है, 2.4 लाख। मतलब इंडिया के अंदर 2.4 लाख लोग हर साल अपने काम करने में या फिर अपने डेली एक्टिविटीज़ करने में या फिर अपना ऑक्यूपेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं केवल बर्न की वजह से। तो ये जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड के अंदर देखें तो 20% मोर्टेलिटी है इंडिया की। इसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2010 के अंदर क्या किया, एक पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया। पायलट प्रोग्राम किस पे फोकस किया है, प्रिवेंशन ऑफ बर्न पे। तो 2010 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, एक पायलट प्रोग्राम का लॉन्च किया है जो किस पे फोकस कर रहा था, प्रिवेंशन ऑफ बर्न पे। और ये पायलट प्रोग्राम जो है वो 3 स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया, जो है हिमाचल, हरियाणा और असम। ये जो 3 स्टेट है, इनमें प्रिवेंशन ऑफ बर्न के लिए कुछ मेडिकल कॉलेजेस और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रिवेंशन ऑफ बर्न के ऊपर फोकस किया गया। वहाँ पे एजुकेशन जो है उसको जो है वो देने का जो है वो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके बाद में इसी पायलट प्रोग्राम को जो है वो नेशनल लेवल पे एक्सटेंड करने के लिए 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, प्रिवेंशन के साथ साथ में मैनेजमेंट ऑफ बर्न के ऊपर फोकस किया। तो ये प्रोग्राम जो है वो 2014 के अंदर लॉन्च हुआ कि बर्न के केसेस को कम करने और उसके साथ साथ में बर्न के केसेस को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ को बढ़ाई जाए, वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2014 में किया। उसके बाद में 2020 में क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, बर्न के साथ में जो ट्रॉमा इंजरीज है उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया 2020 में। इस प्रोग्राम का नाम रहा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न एंड ट्रॉमा इंजरीज। तो ये सारे जो मेजर जो है वो
इंडिया ने उठाए हैं या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उठाए हैं कि किस प्रकार से इनको प्रिवेंट किया जाए और किस प्रकार से इन केसेस को जो है वो अर्ली मैनेज किया जाए और ट्रॉमा इंजरीज़ को किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स का लॉन्च किया। तो बहुत ज़्यादा केसेज जो है वो इंडिया के अंदर, चाहे वो वायलेंस की वजह से हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर ऑक्यूपेशनल हो, एक्सीडेंट्स हो, वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो फोकस करते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, कि ये जो कारण है इनको अपन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला कारण आता है आपका थर्मल कोज या थर्मल फैक्टर। ये कारण जो है वो सीवियरिटी का निर्धारण करते हैं कि एक जो कारण है, जैसे मान लो आपका हीट हो गया या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, वो आपकी सीवियरिटी का निर्धारण करेंगे। सीवियरिटी मतलब कितना डीप जो है वो एक पेशेंट के अंदर इंजरी जा रही है और कितना एक्सटेंड तक इंजरी जा रही है। और इसके भी दो फैक्टर होते हैं। अब दो फैक्टर जो कौन से हैं, वो है एक तो ड्यूरेशन और एक टेम्परेचर। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आ रहा है, जो गर्म ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आ रहा है, वो कितना उसका टेम्परेचर है और कितनी देर तक आ रहा है, ये दोनों चीज़ें जो है वो उसकी सीवियरिटी का निर्धारण करेंगे। जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक होगा जो है वो आपके ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा, उतना ज़्यादा डीप इंजरी होगी, या फिर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा डीप इंजरी होगी। अब ये जो कारण है वो क्या है, जैसे कि थर्मल कोज, मतलब टेम्परेचर की वजह से किस प्रकार से, हाई टेम्परेचर वाली चीज़ों की वजह से किस प्रकार से बर्न हो सकता है। तो हाई टेम्परेचर के अपन देख रहे हैं, जैसे कि ड्राई हीट हो गई, फ्लेम हो गई, हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गए, या फिर रूम में आग लग गई जिसके अंदर जो है वो पर्सन बंद हो गया, या किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, वो थर्मल कोज है। इस कारण की वजह से क्या हो रहा है, बर्न जो है वो पेशेंट के अंदर या फिर किसी पर्सन के अंदर कोज हो रहा है। उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी पर्सन के अंदर लगता है, दैट कैन ऑल्सो डैमेज आवर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी टिश्यूज। तो वो भी क्या कर सकता है, अपनी बॉडी के अंदर बर्न को कोज कर सकता है। देन अपन देखते हैं रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, कैंसर कीमोथेरेपी की रेज हो सकती है, या फिर एक्सरेज हो सकती है। देखा होगा आपने कि जहाँ पे भी एक्सरे कर रहे हैं, लेड एप्रन पहन के जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन रखते हैं। क्यों रखते हैं, इन हार्मफुल जो है वो रेडिएशन है उनसे बचने के लिए। उसके बाद में अपन देखते हैं केमिकल कोज, कि कुछ एसिड या फिर एल्कलाई या कुछ केमिकल्स जो क्या कर सकते हैं, बर्न को कोज कर सकते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अगर आपने इनहेल कर लिए तो आपकी जो है वो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इंजेस्ट कर लिए तो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है या फिर जीआईटी है उसको डैमेज कर सकते हैं। इनके अंदर जैसे एसिड हो गए आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर तेजाब जैसी चीज़ें हैं, वो क्या कर सकती है, अपनी बॉडी को बर्न कोज कर सकती है। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार के एसिड जो है या जो केमिकल है वो भी आपकी बॉडी के अंदर बर्न कोज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है। तो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आपस में जो है वो फ्रिक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाई एनर्जी डेवलप होगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप फिसल जाते हैं तो उसमें जो है आपका हाथ गर्म होके या फिर जो भी आपका बॉडी का पार्ट फिसला है वो गर्म होके जो वहाँ से है हल्का डैमेज हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसकी वजह से भी बर्न है वो कोज हो सकता है। या फिर इनहेलेशन, किसी भी जो है केमिकल का इनहेल कर लिया आपने तो वो भी आपको डैमेज कर सकता है। या फिर जो है वो फ्लेम्स को इनहेल कर लिया, या फिर आग जो है वो कहीं पे लगी है उसके अंदर जो बनने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको आपने इनहेल कर लिया, दैट कैन ऑल्सो डैमेज और लंग्स, और जो इंजरीज है वो आपकी बॉडी के अंदर कोज हो सकती है। तो अभी आपने पढ़ा बर्न क्या है, बर्न एक डैमेज है आपकी स्किन या फिर बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को, जो किन कारणों की वजह से होता है, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, केमिकल्स, इन प्रकार से जो है वो इस कारणों की वजह से बर्न हो रहा है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 20% मोर्टेलिटी। इसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2010 में पायलट प्रोग्राम चलाया 3 स्टेट के अंदर। उसमें क्या थे, असम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर इसको एक्सटेंड करके नेशनल लेवल पे प्रिवेंशन के साथ में मैनेजमेंट पे फोकस किया गया 2014 में, एंड देन उसके बाद में ट्रॉमा इंजरीज भी साथ में इंक्लूड की गई 2020 के अंदर। जो बर्न की इंजरी है उसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, टेम्परेचर और ड्यूरेशन कितना है उस फैक्टर का जो आपके कॉन्टेक्ट में आ रहा है। उसके बाद में कारण देखे अपन ने, हाई टेम्परेचर वाली चीज़ें हो सकती है, इलेक्ट्रिकल लाइट हो सकती है, या फिर रेडिएशन हो सकती है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर इनहेलेशन की वजह से बर्न कोज हो सकता है। अब आगे अपन बात करते हैं बर्न का क्लासिफिकेशन की, इन फैक्टर्स की वजह से अपनी बॉडी के अंदर जो इंजरी हुई है वो किस किस टाइप की इंजरी हो सकती है और कितना डीप लेवल तक हो सकती है, उसको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है।
तो कोजेज के बाद अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न की बर्न को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है कि बर्न के द्वारा जो इंजरी हुई है वो कितना डीप हुई है, उस प्रकार से इसको अपन क्लासीफाई करेंगे। तो पहला आता है सुपरफिशियल बर्न। उसमें आता है कि आउटर लेयर डैमेज हो रही है, मतलब आपकी जो एपिडर्मिस है, जो आपकी स्किन की ऊपर की जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और वही डैमेज हुई है। जैसे मान लो आपकी ये एक एपिडर्मिस है, ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी डर्मिस है, ये आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसके नीचे आपकी मसल्स और बोन्स हैं। अब क्लासिफिकेशन के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि पहला क्लासिफिकेशन सुपरफिशियल इंजरी हुई है, आपकी एपिडर्मिस जो है वो ही यहाँ पे डैमेज हो रही है, आपकी डर्मिस यहाँ पे इंटेक्ट है, डर्मिस पे हल्का जो है वो टेम्परेचर गया है लेकिन वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न या फिर सुपरफिशियल बर्न। इसमें क्या होगा, स्किन जो है वो रेडनेस हो जाएगी और उसके साथ में पेन रहेगा, पेशेंट को पेन होगा, और माइनर स्वेलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हल्की स्वेलिंग हो सकती है, या फिर ऐसे ही जो है वो स्किन डैमेज हो सकती है, स्वेलिंग नहीं भी हो सकती है। ये जो है वो ड्राई होता है, मतलब ये जो घाव होगा ये मॉइस्ट नहीं होगा, बिल्कुल सूखा होगा, ऊपर की स्किन जो है वो डैमेज होगी, और ये नॉर्मली 1 वीक तक या 3 से 7 दिन तक जो है वो नॉर्मली हील हो जाती है। ऐसी इंजरीज आपने बहुत बार देखी होगी, किचन में काम करते टाइम या फिर चूल्हे के आसपास जो है वो कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम जो है वो हल्की हीट जो है वो आपकी स्किन को लग जाती है और कुछ दिन के लिए वो रेडनेस रहती है, उसके बाद में वो हील हो जाती है। इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या किसी प्रकार के जो है वो ज़्यादा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली ये हील हो जाता है। अगर कोई जो है वो इन्फेक्शियस जो है वो एजेंट सामने या इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में नहीं आए तो ये नॉर्मली 3 से 7 दिन में हील हो जाता है। तो ये है सुपरफिशियल बर्न, ऊपर आपकी जो डर्मिस है वो यहाँ पे बर्न हुई है। दूसरा आता है पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न या फिर सेकेंड डिग्री बर्न, इसमें क्या हो सकता है, या तो सुपरफिशियल पार्शियल हो सकता है या फिर डीप पार्शियल भी हो सकता है। सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल में इतना है कि एपिडर्मिस के साथ साथ में आपकी डर्मिस जो है वो डैमेज हो सकती है सुपरफिशियल पार्शियल में, और डीप पार्शियल में वो जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक भी जा सकता है। पूरी तरह सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज नहीं होगा लेकिन वहाँ तक डैमेज जो है वो पहुँच सकता है आपकी सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर। तो सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपकी डर्मिस है वो डैमेज हो गई, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वहाँ तक जो है वो आपका डैमेज पहुँच चुका है। इसके अंदर क्या होगा, पेनफुल, मतलब यहाँ पे पेन रहेगा, यहाँ पे जो है वो नर्व डैमेज पूरी तरह नहीं होगी, यहाँ पे मरीज को पेन होगा, और मॉइस्ट स्किन जो है वो यहाँ पे होगी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो बर्न के जो डीप वुंड है वो मॉइस्ट हो सकते हैं, और जब भी ये इसके ऊपर जो है वो कूलिंग लगेगी तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को सेंसेशन होगा। जबकि जो आपका सुपरफिशियल बर्न होता है इसमें क्या होगा, कूलिंग होगी, या जो है वो कूल एयर अगर पेशेंट को दी जाएगी तो उसमें रिलैक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव स्किन रहेगी। ये हील होती है 3 से 4 वीक में नॉर्मली। अगर कोई इन्फेक्शियस सोर्स जो है वो पेशेंट के पास में नहीं है तो नॉर्मली जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न है वो 3 से 4 वीक में हील हो जाते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें आउटर लेयर डैमेज हो रही थी, इसमें जो डीप है वो आपकी एपिडर्मिस है, और सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहाँ तक आपका वुंड पहुँच चुका है। इसमें क्या है, रेडनेस और पेन है, इसमें भी पेनफुल है लेकिन रेडनेस यहाँ पे नहीं है। स्किन मॉइस्ट रहेगी, यहाँ पे ड्राई थी, ये 1 वीक में हील हो जाता है, जबकि इसको 3 से 4 वीक नॉर्मली है वो लगते हैं। अब उसके बाद में थोड़ा और डीप आते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है। इसको अपन बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न या फिर थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, एपिडर्मिस डैमेज हो गई, आपकी डर्मिस डैमेज हो गई, उसके साथ साथ में सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो भी पूरी तरह डैमेज हो गया। दिस इज कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न या फिर थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें स्किन ये वाइट हो सकती है, येलो हो सकती है, लेदरी ब्राउन जो है वो कलर आपको पेशेंट की स्किन का देखने को मिल सकता है जब पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने की वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, और ये नॉर्मली अपने आप हील नहीं होती है, इसको सर्जिकल इंटरवेंशन करके ही
हील करवा सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो यहाँ पे 3 से 4 वीक होने के बाद में भी ये हील नहीं होगी जब तक कि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर स्किन ग्राफ्ट है वो नहीं किया जाए। तो ये है फुल थिकनेस बर्न, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू पूरी तरह डैमेज हो चुके। लास्ट में आता है डीप फुल थिकनेस, यानी फुल थिकनेस है उसके साथ में और डीप तक चला गया है आपका बर्न, उसको अपन बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न, या फिर मसल और बोन तक जो पहुंचने वाला बर्न है वो 4th डिग्री बर्न है, जिसमें क्या हो रहा है, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ जो है वो बर्न हो सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ में। वो है डीप फुल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होगा, ब्लैक हो चुकी है आपकी जो आपका वुंड दिख रहा है वो ब्लैकिश कलर का हो चुका है, और सेंस जो है वो पूरी तरह एब्सेंट हो चुका है। अब जो बड़ी नर्व्स है वो आसपास की वो डैमेज यहाँ पे हो चुकी है, और इसका भी सर्जिकल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और कई केसेस के अंदर इसको एम्पुटेशन करना भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फेक्शन का सोर्स बन चुका है, क्योंकि ये नॉर्मली अपने आप हील नहीं होगा। तो बर्न के क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े, सुपरफिशियल से लेके डीप फुल थिकनेस तक, कि किस प्रकार से अलग अलग लेवल पे जो है वो सीवियरिटी ऑफ इंजरी हुई है और उसको किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला सुपरफिशियल डर्मिस तक, एपिडर्मिस तक है। देन उसके बाद में पार्शियल थिकनेस, जिसमें डर्मिस भी है और कुछ मात्रा में सबक्यूटेनियस लेयर भी हो सकती है। फुल थिकनेस में सबक्यूटेनियस जो है वो आपकी जो टिश्यू है वो भी डैमेज हो चुके हैं, और डीप फुल थिकनेस में मसल, बोन और टेंडन तक आपका जो है वो बर्न की इंजरी जा सकती है। इस प्रकार के जो वुंड है वो इलेक्ट्रिकल शॉक में आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ से एक जगह से जो है वो जो आपका सोर्स, एनर्जी सोर्स जो है वो एंटर किया और बॉडी के दूसरे पार्ट से जो है वो एग्जिट कर रहा है, वो जो है आपकी बॉडी के बहुत डीप तक जो है वो वुंड कर सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर जो है वो आग लगी और उसमें कोई एग्जिट नहीं कर पाया, तो उस स्थिति के अंदर इस प्रकार के जो वुंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं बर्न को। अब बर्न का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि आपने विजिबली आप अंदाज़ लगा सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो बर्न, अगर इलेक्ट्रिकल जो इंजरी है वो अलग है, बाकी आप विजिबली अंदाज लगा सकते हो फायर के केसेस में या फिर थर्मल केसेस के अंदर कि किस प्रकार की इंजरी हुई है। अब इसको और ज़्यादा जो है वो अपन एस्टिमेट करने के लिए कि किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए, किस प्रकार से इसके अंदर फ्लूइड का रिप्लेसमेंट किया जाए, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको बर्न का सरफेस एरिया पता हो कि कितना जो प्रतिशत है वो एरिया है वो बर्न का, पेशेंट का बर्न हुआ है। तो उसके लिए कुछ रूल्स या मेथड बनाए गए हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, एक फेयर एस्टिमेट बना सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो बर्न का एरिया है, और उस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, उस प्रकार से आप फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस केसेज के अंदर, बर्न के केसेज के अंदर हाइपोवोलेमिक या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक है उस टाइप के शॉक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं बर्न के सरफेस एरिया को। तो बर्न सरफेस एरिया के अंदर पहला जो रूल आता है, रूल ऑफ 9, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और यूज में किया जाने वाला रूल है, वो है रूल ऑफ 9। इसमें क्या कर रहे हैं, बॉडी के जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं उनको 99% के अंदर डिवाइड करके बर्न का एक एस्टिमेट करने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ये आपका हेड है, इसको माना गया है 9% की हेड जला है, वो 9% एरिया है। अगर आपकी आर्म है वो भी 9% मानी गई है। उसके अलावा आपका फ्रंट लेग है वो भी 9% माना गया है, बैक ऑफ लेग वो भी 9%। तो आपके जो आर्म्स हैं वो 9%, फ्रंट और बैक दोनों 9%, मतलब टोटल जो आपका लेग है उसको माना गया है 18% एरिया। उसके अलावा आपका चेस्ट है उसको भी माना गया है 9%, आपका एब्डोमेन है उसको भी माना गया है 9%, और आपका जो पेरिनियल एरिया से जस्ट ऊपर का पूरा जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी है उसको माना गया है टोटल, जैसे 9% थोरेसिक एरिया हो गया, 9% आपका एब्डोमिनल एरिया हो गया, दोनों मिला के आपका फ्रंट जो है वो कितना हो गया, 18% हो गया। इसी प्रकार से बैक, अपर और लोअर बैक दोनों मिला के कितना हो गया आपका 9% 18% जो है वो एरिया हो गया। उसके बाद में एक एरिया बचता है, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल एरिया, तो इसको अपन बोलते हैं 1%।
तो 100% में से अब अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से अलग अलग एरिया को जो है वो अलग अलग परसेंटेज के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर किसी पेशेंट का फेस हेड जला है 9% हो गया, किसी का चेस्ट और एब्डोमिनल जला है 9% 18% हो गया, किसी की आर्म जली है 9% हो गई, किसी का लेग जला है फ्रंट है 9%, बैक है 9%, पूरा लेग जला है 18%, दोनों लेग हैं 36%, 1% आपका पेरिनियल एरिया। तो टोटल मिला के कितने हो गए अब, जैसे हेड हो गया 9%, आर्म्स हो गई आपकी 18%, लेग्स हो गए आपके 36%, उसके अलावा चेस्ट और एब्डोमेन हो गया आपका 18%, और बैक हो गया आपका 18%, उसके साथ में पेरिनियल एरिया जो है वो आपका 1%। ये टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 100% एरिया है वो आपका कैलकुलेट होता है। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट का जितना एरिया बर्न हुआ है उसका सरफेस एरिया अपन क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ 9 से निकाल के उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट है वो कर सकते हैं। वो अपन आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कितने % एरिया पे अपन किस प्रकार से फ्लूइड का रिप्लेसमेंट और कौन सा फ्लूइड एडल्ट्स और बच्चों के अंदर अपन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका रूल ऑफ 9, बहुत वाइडली यूज होता है। उसके बाद में आता है आपका पामर मेथड, बहुत कम यूज होता है, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी एक जो पाम का साइज़ है उसको अपन बोल रहे हैं 0.5%। मतलब एक पाम का, इसमें फिंगर्स इंक्लूड नहीं है, ये वाला जो पाम का एरिया है, ये एरिया है वो 0.5% एरिया है। जैसे मान लो ये हाथ अगर बर्न हुआ है तो इसका मान लो कितना है, 0.5% है। तो 0.5% इस प्रकार से आप जो है वो नाप के देखेंगे। ये प्रैक्टिकली जो है वो लेस यूजेबल है, लेकिन फिर भी पामर मेथड का यूज़ किया जाता है। एक पाम की साइज़ का जो है वो 0.5% माना गया है। इसी प्रकार से लुंड एंड ब्राउडर जो मेथड है वो यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है उसके लिए अलग एस्टिमेट किया गया है, इसी प्रकार से रूल ऑफ 9 की तरह से, लेकिन ये अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रकार से बताया गया है। तो डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर क्या है, डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट % जो है वो कैलकुलेशन किया गया है इस तीसरे मेथड के अंदर, लुंड एंड ब्राउडर मेथड के अंदर। ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया कि किस प्रकार से अलग अलग मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पेशेंट का कितना % एरिया है वो बर्न हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि बर्न की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी और उसके साथ में किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। थैंक यू।